हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बी.एड नोट्स। तो मैं आज से आप लोगों के स्टार्ट कर रहा हूँ सीटेट स्पेशल पेपर 1 मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ये रहा मेरे चैनल का नेम @BED नोट्स है। ठीक है, यहाँ पे क्लास लिखा गया @BED नोट्स। ठीक है, बाय हर्ष सर। ओके, मेरा नाम तो आप लोग जान ही रहे, मैसेल्फ हर्षराज। ठीक है ना। ओके, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये 16 दिसंबर वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन कर रहा है सिराज अरेंजेस एप्पल्स इन हिज किचन इन सच ए वे। कहता है कि सिराज जो है एप्पल्स मतलब कि सेब को अरेंज करता है, मतलब क्या कहते हैं, व्यवस्थित करता है। इन सच ए वे दैट ही हैज पुट, इस तरह से व्यवस्थित करता है कि दैट ही हैज पुट 11 पेयर्स ऑफ एप्पल्स इन फर्स्ट रो। ठीक है, 11 पेयर्स ऑफ एप्पल्स जो है वो फर्स्ट रो में रखता है, 22 पेयर्स ऑफ एप्पल्स इन सेकेंड रो एंड 33 पेयर्स ऑफ एप्पल्स इन द थर्ड रो। ठीक है ना। तो देखिए फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाउ मैनी एप्पल्स डज सिराज हैव इन हिज किचन। कहता है कि देखिए इस तरह से एप्पल को व्यवस्थित करता है, तो उसके पास टोटल उनके किचन में कितने एप्पल्स हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं ओवरऑल इनके पास कितना मतलब क्या कहते हैं पेयर्स ऑफ एप्पल्स है। तो यहाँ से देख लीजिए 11 पेयर्स ऑफ एप्पल्स इन फर्स्ट रो, 22 पेयर्स ऑफ एप्पल्स इन सेकेंड रो, 33 पेयर्स ऑफ एप्पल्स इन द थर्ड रो। तो ओवरऑल टोटल कितना पेयर्स है, तो यहाँ से ऐड कर लेते हैं 11 + 22 + 33। तो यहाँ से क्या आ गया, 3 × 2 = 5 = 6 और 3 × 2 = 5 = 6, तो 66 पेयर ऑफ एप्पल्स हैं। ठीक है, ओके, तो 66 पेयर ऑफ एप्पल्स हैं। तो आप जानते हैं कि एक पेयर में कितना होता है, दो गुना होता है ना, जोड़ा होता है। तो यहाँ से 2 आ गया, तो 66 × 2, तो कितना आ गया, 6 × 2 = 12, 6 × 2 = 12, 132। आप इसे मल्टीप्लाई कर लोगे तो 132 एप्पल्स आ गए। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारा किस ऑप्शन में 132 दिया हुआ है, फिर हम लोग उसे टिक कर लेंगे। ठीक, ओके, आइए ये देख लीजिए हमारा ऑप्शन बी में दिया हुआ है 132, तो यहाँ से ये ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक ना, चलिए दूसरा क्वेश्चन दिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो ये सारे स्टेटमेंट्स किसके रिगार्डिंग है, प्राइम नंबर्स के लिए हैं। तो चलिए मैं पहले आप लोगों को प्राइम नंबर्स के बारे में बता देता हूँ। ठीक, चलिए आगे। तो ये रहा हमारा नोट्स, तो यहाँ से आप लोग नोट डाउन कर लेंगे और शॉर्ट फेयर कर लीजिए, आप लोग नोट्स बना लीजिए, जिससे कि आप लोग को रिवाइज करने में हेल्प मिल जाएगा। ठीक ना, देखिए नेचुरल नंबर्स और काउंटिंग नंबर्स एंड दे डू नॉट इंक्लूड जीरो और एनी नेगेटिव और फ्रैक्शनल नंबर्स। तो सिंपल सा ना, नेचुरल नंबर का डिफिनेशन आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा, काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो उसी को यहाँ पे थोड़ा विस्तृत किया है मैंने। नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स एंड दे डू नॉट इंक्लूड जीरो, और नेचुरल नंबर्स में जीरो नहीं आते हैं, और एनी निगेटिव और फ्रैक्शनल नंबर्स, कोई निगेटिव और फ्रैक्शनल नंबर्स नहीं आते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देख लेंगे 1 2 3 4। ठीक है, नेचुरल नंबर्स को हिंदी में हम लोग प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। फिर दूसरा है हमारा होल नंबर्स, जिसे कि हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं। नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग विद जीरो इज नॉन एज होल नंबर। सिंपल सा, जो भी नेचुरल नंबर्स है जीरो से स्टार्ट हो उसे होल नंबर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग का तीसरा इवन नंबर। इवन नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं, सम संख्याएं। एनी नंबर दैट कैन बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 2 इज नॉन एज इवन नंबर। वैसी संख्या जो कि 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो उसे हम लोग इवन नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए 2 4 6 8 10। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ऑड नंबर्स। ठीक ना, तो ऑड नंबर्स इसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्याएं। एनी नंबर दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2, वैसे नंबर जो कि 2 से डिवाइड नहीं होता हो वो ऑड नंबर होता है। ठीक है ना, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि 6 ऑड नंबर है या फिर इवन नंबर है। तो आप लोग ध्यान देंगे ऑड नंबर और इवन नंबर के में क्या फर्क है। इवन नंबर जो 2 से डिवाइड होता हो और ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होता हो। तो 6 2 से डिवाइड होता है इसलिए वो इवन नंबर होगा। ठीक है, 6 2 से डिवाइड होता है इसलिए इवन नंबर होगा। ठीक ना, और जो 2 से डिवाइड नहीं होता है वो ऑड नंबर होता है। तो ऑड नंबर का आपने देख लिया, एनी नंबर दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2। एग्जांपल 1 3 5 7। ठीक है, उसके बाद है हमारा प्राइम नंबर्स, जिसके बारे में ये क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे। ठीक, ओके, नंबर्स दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स। कहता है कि वैसे नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो। ठीक ना, नंबर्स दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इट देमसेल्फ। वैसे नंबर जो इसके 2 फैक्टर्स हो, एक तो 1 हो और दूसरा वो खुद नंबर देमसेल्फ। ठीक है ना, एग्जाम्पल देख लीजिए 2 3 5 7 11।
ये सारे नंबर्स या तो 1 से डिवाइड होंगे या तो फिर ये नंबर खुद से डिवाइड होंगे। ओके, चलिए प्राइम नंबर्स यहाँ से क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को हिंदी में कहते हैं समग्र संख्या। नंबर्स विथ मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। वैसे नंबर जिसके कि 2 से ज्यादा फैक्टर वो कंपोजिट नंबर आते हैं। एग्जाम्पल 4, 6, 8, 10, 12, 86, ठीक है ना। और नोट में यहाँ पे लिखा हुआ है 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 जो है ना ही प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है। आइए कुछ और डिफिनेशन बचा हुआ है, इसे भी देख लेते हैं। नेक्स्ट डिफिनेशन है हमारा इंटीजर्स का। इंटीजर्स को हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। ए होल नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। होल नंबर जिसमें कि जो कि पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो हो उसे इंटीजर्स कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए 1, 2, 5, 8, -9, -13 इसमें आ जाता है, ठीक ना। और इंटीजर्स को डिवाइड किया गया पॉजिटिव और निगेटिव में। नोट में लिखा हुआ है 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव इंटीजर। 0 ना ही पॉजिटिव इंटीजर ना ही निगेटिव इंटीजर। अब नेक्स्ट है आपका सक्सेसर और प्रीडेसेसर से, ठीक है। तो इससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक ना, तो आप इसे समझ लेंगे। सक्सेसर देखो सिंपल सा मैं इसे समझा रहा हूँ। सक्सेसर नंबर्स को हिंदी में कहते हैं उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्याएं, और प्रीडिसेसर को कहते हैं पूर्ववर्ती संख्याएं। तो ये एक ट्रिक बता रहा हूँ इसे समझने के लिए। सक्सेस, ठीक है, जैसे कि सक्सेसर है सक्सेस। सक्सेस मतलब क्या होता है, एक कदम आगे बढ़ना, ठीक। तो सक्सेसर नंबर में क्या होगा, हम लोग ++1 करेंगे, एक कदम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, सक्सेसर नंबर ऑफ 10 बराबर क्या होगा, 10 में 1 जोड़ दोगे तो कितना आएगा, 11, ठीक है। तो सक्सेसर का जस्ट अपोजिट होता है प्रीडिसेसर। इसमें क्या होता है, हम लोग -1 करते हैं, यहाँ पे -1 करते हैं, ठीक ना। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रीडिसेसर नंबर ऑफ 10 बराबर क्या हो जाएगा, 1 घटा दो इसमें 9, ठीक है। तो यहाँ से आपको सक्सेसर और प्रीडिसेसर वाला भी पॉइंट समझ में आ गया है, और ये आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, इसे फेयर बनाते चलें, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ आपके नोट्स भी बनवा दूंगा जिससे कि आपको हेल्प मिलता रहे, ठीक। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और लिखा हुआ है विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है। तो देखो दिया हुआ है ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स। क्या सभी प्राइम नंबर्स ऑड नंबर्स होते हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल में दिया हुआ है कि 2 प्राइम नंबर जो कि 2 ऑड नंबर नहीं होता। ये यहाँ पे आपने एग्जांपल देख लेना है। एग्जांपल मैंने एग्जांपल प्राइम नंबर्स के 2 लिखा है, 2 ऑड नंबर नहीं होता है क्योंकि 2 जो है 2 से डिवाइड है, ठीक ना। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से गलत हो गया। फिर उसके बाद दिया हुआ है देयर आर ओनली 5 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर, मतलब सिंगल डिजिट के 5 प्राइम नंबर्स ही हैं। तो इसका भी मैंने इस एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, यहाँ से आप लोग देख लेंगे और ध्यान रखेंगे। देखो 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है ना। तो सिंगल डिजिट के कितने नंबर है, 4 है, ठीक ना। और यहाँ कितना दिया हुआ है, 5, यहाँ दिया हुआ है 5, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो देखो जैसे कि एक भी ऑप्शन गलत हो जाए ना, तो यहाँ से ऑप्शन को डिलीट करना आप सीख जाओ। जैसे फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया है तो हम लोग ऑप्शन मिला लेंगे। यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट पूछ रहा है तो जिसमें भी फर्स्ट ऑप्शन होगा गलत हो जाए। जैसे देखो ये वाला 1st और 4 दिया हुआ है, तो यहाँ से ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया, हमारे पास अब 3 ऑप्शन बचा है। फिर देख लो ये 2 ऑप्शन, सेकंड नंबर ऑप्शन भी आपका गलत हो चुका है, तो यहाँ से सेकंड जिसमें जिसमें दिया हुआ है उसे कट कर देंगे। जैसे देखो सेकंड दिया हुआ है, ये कट हो गया। फिर देखो इसमें भी सेकंड दिया हुआ है तो ये भी कट हो गया। तो यहाँ से एक ही ऑप्शन बचा है 3 और 4, तो ये सही हो गया, ठीक ना। तो ये ऑप्शन आपका सही है। देख लेते हैं क्या दिया। देयर आर इन्फिनाइटली मैनी प्राइम नंबर्स, बिल्कुल सही है। ए प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर्स, बिल्कुल मैंने लिखाया आपको डेफिनेशन में। एक प्राइम नंबर के कितने मतलब क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं। और कंपोजिट नंबर का मैंने बताया जिसके कि 2 से ज्यादा फैक्टर हो उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू इंटीजर्स। तो यहाँ पे ध्यान देंगे क्वेश्चन किसके रिगार्डिंग पूछ रहा है, इंटीजर्स के रिगार्डिंग, ठीक ना। तो स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी है, ठीक ना। तो पहले हम देख लेते हैं। स्टेटमेंट ए कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर्स। तो मैंने आपको इंटीजर्स में बताया कि इंटीजर्स में क्या होता है ना, क्या क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है। तो कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो एग्जाम्पल ले लो, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव नंबर ले लो।
मान लो कितना ले लो, 4 ले लेते हैं पॉजिटिव और -2 ले लेते हैं नेगेटिव में। तो ये 2 नंबर मैंने ले लिया इंटीजर्स में, तो कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो इनके प्रोडक्ट 4 इंटू -2 करोगे, 4 इंटू -2 करोगे तो कितना आ गया, -8 आ गया। तो कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। तो क्या ये ग्रेटर देन है, 4 से बड़ा हो गया, बिल्कुल नहीं, ये माइनस में इसलिए ये छोटा है, ठीक ना। तो ऑप्शन ए आपका कट हो गया। अब ऑप्शन बी आ जाओ, सम ऑफ 2 नंबर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू बोथ नंबर्स, सम ऑफ 2 नंबर्स, तो यहाँ पे सम लिख दो, 4 प्लस -2, तो यहाँ पे कितना आ गया सॉल्व होकर के 2 आ गया, ठीक ना। तो क्या कह रहा है, सम ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर का सम हमेशा बड़ा होता है या फिर बराबर होता है बोथ नंबर से। तो क्या इससे बड़ा है, बिल्कुल नहीं, 4 बड़ा है, 2 छोटा है। तो यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या है, 2 छोटा आया। तो ऑप्शन बी गलत हो गया, स्टेटमेंट बी गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ से समझ में आ गया कि दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो अब हम लोग चलिए चलते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन कर रहा है बोथ ए एंड बी आर ट्रू, बिल्कुल गलत हो गया। बोथ ए एंड बी आर नॉट ट्रू, तो देख लो यहाँ से दोनों ऑप्शन गलत है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है, ठीक ना। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ओके, देखो रिंकी के पास ना, रिंकी हैज 3 प्लेट्स ऑफ जलेबीज, तो ये रहा 3 प्लेट्स ऑफ जलेबीज, 1 प्लेट, 2 प्लेट और एक तीसरा प्लेट, 3 प्लेट। रिंकी के पास 3 प्लेट्स ऑफ जलेबीज हैं और कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है प्लेट ए, प्लेट बी एंड प्लेट सी। तो इसको प्लेट ए कर लो, प्लेट बी कर लो, प्लेट सी कर लो, ठीक ना। कह रहा है प्लेट ए हैज ओनली 1 जलेबी, प्लेट ए के पास कितना जलेबी, 1 जलेबी, ठीक। प्लेट बी, फिर किधर गया, प्लेट बी हैज 5 जलेबीज, प्लेट बी के पास कितना है, 5। प्लेट सी हैज 3 जलेबीज, प्लेट सी के पास 3 जलेबीज है, ओके। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन आगे क्या कर रहा है। सी वॉन्ट्स टू पुट इक्वल नंबर ऑफ जलेबीज इन ऑल द प्लेट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। कहता है कि वो सभी प्लेट्स में बराबर जलेबीज रखना चाहती है, मतलब नंबर ऑफ जलेबीज बराबर इक्वल होना चाहिए, और इसको विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। तो कह रहा है कि सभी प्लेट में बराबर जलेबी हो, तो इसको कैसे किया जा सकता है। देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है। तो अगर हम 5 से 2 जलेबी अगर ए में दे दें, 2 जलेबी अगर ए में दे दें, 5 से ले करके 2 जलेबी ए में दे दें, तो अब ए में कितना जलेबी हो गया, 3। बी में कितना आ गया, 5 में से 2 निकल गया तो 3। सी में कितना हो गया, 3। तो अब देखो जो क्वेश्चन का कंडीशन है कि तीनों में बराबर जलेबीज हो, तो आ गया आपका, ठीक है। तो अब ये देख लेते हैं हम लोग कि आगे ऑप्शन में क्या कह रहा है। टेक 2 जलेबीज फ्रॉम प्लेट बी एंड पुट इन प्लेट ए। कह रहा है कि प्लेट बी से 2 जलेबी लेकर के प्लेट ए में डालना है, ठीक है। तो देख लेते हैं, हाँ देख लो मिल गया, प्लेट बी से 2 जलेबी लेकर के प्लेट ए में डालना है, ठीक ना। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए सही हो गया, ऑप्शन ए यहाँ से सही हो गया। चलिए हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं चारों ऑप्शन को। दूसरा कह रहा है टेक 1 जलेबी फ्रॉम प्लेट बी, प्लेट बी से 1 जलेबी के लेने कह रहा है, तो यहाँ पे पॉसिबल है नहीं। तो ऑप्शन बी, यहाँ पे देखो मैंने 2 जलेबी लिया है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन बी कट। ऑल 3 प्लेट्स कैन नॉट हैव इक्वल नंबर ऑफ जलेबीज, क्या तीनों प्लेट में इक्वल नंबर ऑफ जलेबीज नहीं हो सकते, ये भी कट हो गया, हमने इक्वल नंबर ऑफ जलेबीज कर दिया है। फिर देख लो, टेक 1 जलेबी फ्रॉम प्लेट ए एंड पुट इन प्लेट सी। कहता है 1 जलेबी, टेक 1 जलेबी फ्रॉम प्लेट ए एंड पुट इन प्लेट सी सो दैट प्लेट बी एंड प्लेट सी हैव इक्वल नंबर ऑफ जलेबीज। ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि देखो इसमें तीनों में बराबर जलेबीज करने नहीं बोल रहा है। सो दैट प्लेट बी एंड प्लेट सी हैव इक्वल नंबर ऑफ जलेबीज, ठीक है। 1 जलेबी फ्रॉम प्लेट ए, देखो कह रहा है कि प्लेट ए से 1 जलेबी ले करके प्लेट सी में डाल दो, तो यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है ना, इसका 4 जलेबी हो गया। फिर भी यहाँ पे प्लेट बी में 5 है, तो ये यहाँ पे क्या नहीं मैच किया ना, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ से कट हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इफ एलसीएम ऑफ 6 एंड 7 इज हाफ ऑफ द एलसीएम ऑफ एक्स वाई एंड इफ, देखो तो एलसीएम ऑफ 6 एंड 7, तो पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं ना इसका, एलसीएम ऑफ 6 एंड 7,
तो इसका एलसीएम जब निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 6 × 7 करना पड़ेगा, बराबर 42। फिर क्या कर रहा है ना, एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई, एलसीएम निकालना है एक्स एंड वाई का, एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई बराबर, तो देखो एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई क्या कर रहा है कि एलसीएम ऑफ 6 एंड 7 इज हाफ, कहता है 6 एंड 7 का जो एलसीएम आएगा वो हाफ होगा एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई का। तो एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई का हाफ होगा, दैट मीन्स कि इसका यहाँ पे 2 गुना होगा, ठीक ना। 42 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 84 आ जाएगा, और 84 का आधा कितना हुआ 42, तो हाफ। देखो क्वेश्चन यहाँ से, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाला स्टेटमेंट आपका सही हो गया है। अब मिला लो, इफ को हटा दो, एलसीएम ऑफ 6 एंड 7 इज हाफ ऑफ द एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई, एलसीएम ऑफ 6 एंड 7 इज हाफ ऑफ द एलसीएम एंड एक्स एंड वाई, तो 84 का आधा है 42, तो यहाँ से ये आपका मिल गया। तो यहाँ से अब क्वेश्चन में आगे हम लोग बढ़ते हैं। इफ एक्स इज 12 व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वाई, तो एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स एंड वाई का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक ना। तो एक्स एंड वाई बराबर कितना दिया हुआ है 84, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्स कितना दिया हुआ है 12, 12 × वाई बराबर 84, तो यहाँ से आप कटा दो, 12 का 12 बरसते 84, मतलब 12 7 जो 84, तो यहाँ से y बराबर कितना आ गया 7 आ गया, y बराबर कितना आ गया 7 आ गया, तो ऑप्शन डी आपका सही है, ठीक ना। तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ 2.9, 7.49 एंड 11.51। तो कहता है इसका अप्रोक्सीमेशन निकालना है। तो 2.9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2.9 बराबर क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। देखो 2.9 है, 5 से ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे ये 3 हो जाएगा। 7.49, देखो यहाँ पे क्या है ना कि 4 छोटा है, 4 कम है, ठीक, 4 कम है इसलिए ये 7 हो जाएगा। 4 कम है ना 5 से, 5 से अगर कम रहता है तो वो क्या कहते हो घट जाता है, तो 7 हो जाएगा, ठीक, ये खत्म हो गया, घट गया। फिर देख लो अब नेक्स्ट क्या है, 11.51 दिया हुआ है। देखो यहाँ पे 5 दिया हुआ है, मतलब प्लस हो जाएगा, 5 या 5 से ज़्यादा होने पे प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे 11 है, तो इसे क्या लिखेंगे हम लोग, 11.51 को 12 लिखेंगे। अब क्वेश्चन को लिखना है, 2.9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 7.49 को क्या लिखेंगे 7 इंटू 11.51 को क्या लिखेंगे 12। तो यहाँ से देखो 3 × 7/12 जिस ऑप्शन में होगा वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, यहाँ से ये सही हो गया। ओके, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखोगे। जया इज स्टडीइंग इन क्लास 1, टीचर गेव अस सम पिक्चर कार्ड्स। देखो जया जो है क्लास 1 में पढ़ती है और टीचर उसे पिक्चर कार्ड देते हैं जिसमें कि बैटरी ऑफ ए क्लॉक, घड़ी में लगने वाले बैटरी की पिक्चर कार्ड है, फिर ऑरेंज है, आइसक्रीम है, कोन है, कैंडल है, बुक है एंड एक स्टील ग्लास है, और एक स्टील का ग्लास। टीचर आस्क्ड जया टू पिक ऑब्जेक्ट्स दैट आर ऑफ सिमिलर से, कहता है कि टीचर जया को वैसे ऑब्जेक्ट्स को पिक करने के लिए कहते हैं जिसका कि सिमिलर से हो, जिसका आकार जो हो एक जैसा हो, ठीक ना। सी पिक्ड द फॉलोइंग, वो मतलब जब टीचर उससे पिक करने के लिए कहते हैं, चुनने के लिए कहते हैं, तो वो ये सब चीज़ें चुनती है। बैटरी ऑफ ए क्लॉक, ठीक है, कैंडल और स्टील ग्लास, ठीक है, बैटरी ऑफ ए क्लॉक, कैंडल एंड स्टील ग्लास वो चूज करती है। तो सिंपल सा बात है, देखो क्या क्या चूज करती है, बैटरी, कैंडल, बैटरी हो गया, बैटरी ऑफ ए क्लॉक हो गया, फिर आपका कैंडल है, कैंडल है हो गया, फिर स्टील ग्लास है, तो स्टील ग्लास है, वो तीनों को चूज करती है, ठीक ना। वो चूज करती है किस एक मतलब सिमिलर शेप के अकॉर्डिंग, ठीक ना, उसके अनुसार इन तीनों का शेप सिमिलर है। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि वो सी हैज कैटेगराइज देम टुगेदर एज दे हैव ए कॉमन एट्रीब्यूट ऑफ, उनमें क्या कॉमन है जिसके आधार पर जया जो है इन तीनों को एक कैटेगरी में रहती है। कहता है कि फिर देखो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है हाइट, ठीक ना, पहला ऑप्शन दिया है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। अच्छा आप ही बताओ क्या बैटरी और स्टील ग्लास का हाइट एक होता है, बिल्कुल नहीं, बैटरी एकदम छोटा सा होता है, स्टील ग्लास बड़ा होता है, तो यहाँ से ऑप्शन 1 कट हो गया।
फिर देख लो सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स, तो इसके अभी छोड़ देते हैं, बहुतों को पता नहीं होगा सिलिंड्रिकल शेप के बारे में, चलो इसे छोड़ देते हैं। फिर देखो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आ गया, तो वेट तो क्या कैंडल और स्टील ग्लास का वेट एक समान होता है? बिल्कुल नहीं, कैंडल और स्टील ग्लास का वेट बराबर कभी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे ये वेट वाला ऑप्शन भी कट हो गया। फिर तीसरा दिया हुआ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स, और आप लोग को पता है कि स्फेयर मतलब क्या होता है? एक सर्किल, राउंड सर्किल जो होता है, ठीक है। तो क्या ये तीनों राउंड है? बिल्कुल नहीं, तो यहाँ से ऑप्शन सी कट हो गया। तो देखो जब 3 ऑप्शन कट खत्म हो गए तो चौथा ऑप्शन ऑटोमेटिक आपका सही हो जाएगा, सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स वाला। आपको मैं सिलिंड्रिकल शेप बता देता हूँ कि कैसा होता है, ठीक। सिलिंड्रिकल शेप ये इस टाइप का होता है, आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। ये हो गया आपका सिलिंड्रिकल शेप। तो बताओ बैटरी का भी शेप सेम रहता है? बिल्कुल रहता है। और देखो क्या है फिर उसके बाद कैंडल का भी शेप ऐसा ही रहता है, और ग्लास का भी शेप ऐसा ही रहता है। तो जया ने जो ये मतलब ये तीनों को एक साथ कैटेगरी में रखा है, इसका कारण क्या है? इनका सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स, इनका आकार सिलिंड्रिकल होना, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हुआ, और जिनको भी ये वीडियो पसंद आया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, और वीडियो में कमेंट करना ना भूलें, और साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। थैंक यू गाइज।